एडिक्शन की बीमारी में रिलैप्स को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इसको रिलैप्स की रिमिशन भी हो सकती है। इनिशियली कई बार एक रिलैप्स हो जाता है और उसका मतलब ये नहीं है कि हम थक जाएं, अक जाएं और रोना शुरू कर दें कि हमारा पेशेंट तो वहीं पहुंच गया। अंडरस्टैंडिंग द डिजीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप ये अंडरस्टैंड करेंगे, और एक टर्म होती है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। एक होता है हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारा पेशेंट, हमारा लव्ड वन नशे में है, लेकिन ग्रेसफुली अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये नशे में है और नशे के साथ साथ, एडिक्शन के साथ साथ इसको ये 1 2 3 4 5 और सिम्टम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो मैम ने बताया कि पेशेंट से पहले फैमिली का रिलैप्स हो जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं फैमिली की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है। फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हमें 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीना हमारा पेशेंट अंदर रिहैब में रहकर आया है, अब ये बिल्कुल ही चेंज होके आएगा। तो विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आपको बता दें, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को। इट इज अ प्रोसेस। जो हम बोलते हैं 2 से 2.5 साल चलते हैं, हमें फॉलोअप में रहना पड़ता है। एक एक स्टेप में पेशेंट प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। अगर हम हमारे पेशेंट के सिम्टम्स को समझ लें और ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि एडिक्शन के साथ साथ मेरे पेशेंट ऐसा है, इसने शेयरिंग नहीं करनी, मेरा पेशेंट ऐसा है जिसने अपने मन की बात नहीं करनी क्योंकि उसमें शायद एक फीचर है जिसमें वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या मेरा पेशेंट अगर एडिक्शन का है उसके साथ उसको एग्रेशन भी है, बाइपोलर भी है, वो शक भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हमने उसके सारे सिम्टम्स को समझ लिया तो फिर हमें पेन नहीं होएगी, हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी पेन पता है कब आती है? आई थिंक एक सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि बीमारी इतनी कनिंग बैफलिंग है कि वो ना वहां पे पिंच करती है जहां पे उसको पता है मैं पिंच करूंगा तो ये लोग मुझे नहीं रोकेंगे। हमने एक एग्जांपल बताई थी, वी हैड अ पेशेंट एंड वी अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट दैट पेशेंट, क्योंकि वो अच्छा चल रहा था। 1 महीने बाद उसने अपनी मदर को बोला मुझे वापस लेके जाओ, वापस लेके जाओ, वो नहीं लेके जा रहे थे। तो उसने एक लाइन बोली, हैगी ते तू सतेली है ना, ये तू मेरी रियल मदर होंदी, मेरी स्टेप मदर रही है तू, जे मेरी रियल होंदी तो मैंने लेके जांदी ना। बस एक बात बोलने की थी कि सारी इमोशंस, सारा वो ट्रॉमा बीच में आ गया एंड शी टुक अ डिसीजन कि नहीं मैम आपको नहीं पता, अगर इसने इतनी बात बोल दी है हमें ले जाने दो, आप हो ना अगर प्रॉब्लम आएगी। एंड विद इन 7 days दैट पेशेंट डाइड ऑफ ओवरडोज। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले ये मेरा पेशेंट है, इसकी बीमारी अलग है, ये अलग है, इसकी बीमारी अलग है, ये मेरा पेशेंट है, इसको एडिक्शन के साथ, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है या बाइपोलर है या ऑब्सेशन है। अगर ऑब्सेशन है तो उसने तंग करना ही है आपको, वो बातें करनी है उसने बार बार, उसमें आपकी कितनी तैयारी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो एडिक्शन जो है ये रिलैप्सिंग भी है, लेकिन हम इसको रिमिशन भी कर सकते हैं, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं विद ऑल एफर्ट्स। ये जो आपकी और हमारी टीम है ना, इसमें हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब आज हम जो ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर होता है कारण। क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से एक इंसान रिलैप्स होता है? कौन सा ऐसा कारण है जहां पे वो स्लिप कर जाता है या इतना समझाने के बाद भी, इतनी काउंसलिंग के बाद भी वो फिर वहीं पहुंच जाता है? अब एक डायबिटिक पेशेंट है, अब आप उसके सामने, उसको डॉक्टर ने बोला तेरा HbA1c बहुत हाई है, अभी मीठा नहीं खाना, बट आप उसके सामने रोज बैठ के मिठाइयां खा रहे हो, क्या उसका ट्रिगर नहीं होगा वो कि आप उसके इन्वायरमेंट में एक क्यू दे रहे हो? रोज एक डाइनिंग टेबल पे आपने 5-6 मिठाइयों के डिब्बे रख दिए हैं एंड यू आर टेलिंग दैट पेशेंट तुमने मीठा नहीं खाना, तुमने मीठा नहीं खाना। तो एज एज अ फैमिली, अब पता है आजकल डायबिटिक पेशेंट्स की फैमिलीज की भी काउंसलिंग होती है साथ में। उनको कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मरीज मीठा ना खाए तो आपने भी उनके सामने मीठा नहीं खाना। फिर अगर आप चाहते हैं कि इनकी शुगर लेवल्स ठीक रहे तो आपने घर में वो चीजें नहीं लेके आनी जो शुगर लेवल्स बढ़ाती हैं। आपने केक, पेस्ट्रीज, मैदा, बिस्किट्स नहीं लेके आने। फिर तो ये चीज समझनी है कि हमने एनवायरमेंटल क्यू क्या दे दिया।
अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रिगर्स कौन से होते हैं। ये 12 स्टेप्स लिखे हैं ट्रिगर्स के। ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट, सोशल प्रेशर, ओवर कॉन्फिडेंस, मेंटल इलनेस, पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स, social isolation, boredom, ineffective coping, lack of sleep, dishonesty, pity and unnecessary arguing। ये ब्रॉडर वे में हमने एक व्हील बनाया है जिसमें बताया है आपको कि कुछ ये रिलैप्स ट्रिगर्स हो सकते हैं। आपने बीइंग फैमिली कैसे पहचानना है इसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। तो रिलैप्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू चेंज इन माइंडसेट। मतलब जो हम रिलैप्स की बात करते हैं वो हमेशा एक इंसान के थॉट प्रोसेस से जुड़ा होता है। पहले थॉट प्रोसेस था कि मुझे ठीक होना, मुझे रिकवरी करनी है, तो वो रिकवरी की गाड़ी पे चढ़ गया, खूब मेहनत की, स्ट्रक्चर को फॉलो किया, प्रोग्राम के सारे स्किल्स अप्लाई किए, तो वो बीइंग इन द वैगन। अब थॉट प्रोसेस बदल गया कि बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं हो रहा, वो जो मज़ा उसमें आ रहा था नशा करने में वो मुझे अब नहीं मिल रहा, तो वो स्टेप आउट हो गया उस वैगन से, उस कार से। स्टेपिंग आउट कि आप चलते चलते उस गाड़ी से जब उतर गए, इसको हम बोलते हैं रिलैप्स। जब तक आप स्ट्रक्चर में थे, आपने प्रोग्राम के स्किल्स को अप्लाई किया, हम इसे कहते हैं बीइंग इन द वैगन, कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। किसका सफ़र कर रहे थे? एक रिकवरी की जर्नी की तरफ। बट जब जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, आपका माइंडसेट चेंज हुआ, तो आपने बोला कि नहीं, आपका ईमान आया कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है। अब आपने ईमान लाके आप वापस फिसल गए, इसको हम बोलते हैं रिलैप्स। ईमान तो बना कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, अब ईमान बनते बनते वापस पीछे पीछे आप जब खिसक गए, इसे हम कहते हैं कि पेशेंट का माइंडसेट चेंज हो गया, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, जिसमें अब वो कह रहा है कि अब प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने आप कर सकता हूँ। बट ये सारा थॉट प्रोसेस के पीछे कुछ ना कुछ तो ट्रिगर्स होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। ट्रिगर जैसे कुछ ना कुछ कोई तिल्ली होगी, जैसे हम कहते हैं कि एक माचिस की तिल्ली सारी चीज़ों को आग लगा सकती है। इसका मतलब इतना पोटेंट ट्रिगर होगा जिसने उसको उस गाड़ी से बाहर उतार दिया। अब आप समझें कि जैसे एक डोर बेल बजता है, हलचल हो जाती है कि कोई आ गया, और नेचुरली जब कोई आ गया आप और एक्टिव हो जाते हो। पानी सर्व करना, जहाँ कोई आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई अपना आ गया है, चाय शुरू हो गई, तो दैट मीन्स आप इन प्रोसेस शुरू हो गए उनकी हॉस्पिटैलिटी में। उसी तरह ट्रिगर का मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक बटन दबाया, एक तिल्ली लगी, और हलचल कहाँ पे होगी? पूरे अंदर, शरीर में भी, पूरे उसके माइंड में भी, पूरी जगह हलचल हो गई। और वो हलचल उसको क्या कर रही है? उस रिकवरी की गाड़ी से उसको बाहर निकाल देती है। तो इतने पोटेंशियल ट्रिगर्स होते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि किन कारणों के कारण वो वापस उस रिकवरी की गाड़ी से चलते चलते जो चल रहे थे, सफर कर रहे थे, उससे वापस उतर क्यों गए। क्योंकि अगर हम इन वार्निंग साइंस, इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, तो हमें पता लग सकता है कि पेशेंट का ये पोटेंशियल ट्रिगर है, इसका मतलब ये चलते चलते गाड़ी को रोक रहा है, जहाँ उतरने की कोशिश कर रहा है, तो पहले ही मैं इसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स साथ में ले लूँ। तो आप ये सोचो कि एक जो ट्रिगर है, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसने अंदर आपके इन्वोक, जिसने आपके अंदर पूरे इमोशंस को हलचल में ला दिया, उसमें कितनी ताकत होगी कि वो पेशेंट को उसके रिकवरी की जर्नी से बाहर एग्जिट का रास्ता दिखाता है। तो हमेशा रिलैप्स को आप ये इस चीज़ से अंडरस्टैंड करो कि रिलैप्स हमेशा उसके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। ईमान बना, ठीक होना है, रिकवरी करनी है, ईमान से वापस बेईमानी की तरफ, डिसऑनेस्टी की तरफ चले जाना, लाइंग बिहेवियर्स का वापस आ जाना, वही पुरानी बिहेवियर्स वापस आ जाने जिससे उसकी बीमारी की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, ईमान से खिसक जाना, इसको हम बोलते हैं रिलैप्स। तो अब हमने 3 कैटेगरीज में इन ट्रिगर्स को सेग्रीगेट किया है, डिफरेंशिएट किया है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि वो ऐसे कारण कौन से होते हैं
जो पेशेंट के अंदर हलचल ले आते हैं और उन्हें उस रिकवरी की गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके लिए भी समझनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लव्ड वन बहुत ही औखे टाइम से गुजर रहे हैं। ये उनके लिए जो ट्रीटमेंट कराना है, ये बड़ा ही अनप्लेजेंट है। आई यूज दिस वर्ड अनप्लेजेंट। हम कहते हैं कि जब हम मिलने आते हैं, ये हमें खुश होके नहीं मिलते। हम कहते हैं कि जैसे ही पेशेंट फैमिली यहाँ छोड़ के जाती है, तो फैमिलीज कॉल करके कभी पूछते हैं, हमें याद करते हैं, हमारे बारे में कोई बात करते हैं। तो आपको ये बता दें, जो डिनायल वर्ड हम हमेशा बात करते हैं ना, कि पेशेंट डिनायल में है, डिनायल में है, वो एक काइंड ऑफ ग्रीफ में से निकल रहा है। डिनायल की स्टेजेस होती हैं, डाबडा हम उनको बोलते हैं, कभी हम और डिटेल में बताएंगे आपको। वो ना एक ग्रीफ से गुजर रहा है, एक दुख से गुजर रहा है, और उसके लिए बहुत अनप्लेजेंट है उस चीज को छोड़ना जिसकी उसको इतनी ज्यादा आदत हो चुकी थी। हम लोग चाय पीते हैं, अगर हमें दिन में 1 कप चाय ना मिले तो हम क्या कहते हैं, आज मेरी सिर दर्द हो रही है, प्लीज चाय पिला दो, आज मिसिंग है कुछ। तो एक उनके जो डेली रूटीन का पार्ट बन गया है एडिक्शन। 3 years, 4 years, 5 years, 10 years। कहते हैं कि एक नई हैबिट को अगर आप करना शुरू करें, उसको 21 डेज से 40 डेज तक अगर आप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है, आप न्यू हैबिट डेवलप कर लेते हैं। अब हम अगर देखें अपने लव्ड वन की इस पेन को, समझें कि वो क्यों नहीं हंस रहा, वो क्यों खुल के बात नहीं कर रहा, वो क्यों एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि हमने उसकी सबसे प्यारी चीज तो खो ली है, उससे ले ली है। एक बच्चा है जो कि उसका एक फेवरेट टॉय है, और वो टॉय साथ लेके हमेशा घूमता है, और आप उससे वो टॉय छीन लो तो वो क्या करेगा, वो रोना शुरू हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको शायद 1 साल के बच्चे को ये एक्सप्रेस करना नहीं आएगा कि उसको क्या हो रहा है, पर उसको ये पता है कि उसकी आपने कोई चीज ले ली है उससे। इन द सेम वे, जब हमारे लव्ड वंस, हमारे ये जो पेशेंट्स हैं, जब एडिक्शन छोड़ रहे हैं, उनके लिए ये वाला पीरियड, ये वाला टाइम बहुत ही अनप्लेजेंट है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उनके अंदर उथल पुथल चल रही है, उनके थॉट प्रोसेसेस में चेंज आ रहा है, उनके मूड में चेंज आ रहा है, वो इरिटेट रह रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब हम कहते हैं, ले हम आए तो तू अच्छे से बात भी नहीं कर रहा, तू हंस के भी नहीं मिल रहा। अब उसकी इतनी प्यारी चीज चली गई है, उसको हंसा नहीं आ रहा अभी उसकी इमोशंस, अभी उसके अंदर खालीपन चल रहा है, एक वॉइड चल रहा है, बोर्डम चल रही है बहुत ज्यादा। अगर अगर हम समझेंगे, मैंने पहले भी बताया, आपका पेशेंट अलग है, उसकी बीमारी अलग है। हमने बीमारी के 1 2 3 4 5 साइन एंड सिम्टम्स को समझना है। हमने ये समझना है कि उसके लिए औखा टाइम बीत रहा है, इस औखे टाइम में हमने उसको हेल्प कैसे करनी है। हमारे साथ क्या होता है, आई एम रियली सॉरी, बट होता ये है कि जब पेशेंट घर वापस आया और कुछ भी कोई वीक एक्शन हो गया या कुछ, हमारी बेइज्जती प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाता है। हमारी वो गालियों की बौछार, तू तो हैगा ही निकम्मा, तू तो ठीक हो ही नहीं सकता, एवं तेरे इतना पैसा लाता, एवं ये करता। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली मेंबर्स इज, पहले उसकी पेन को समझे हम। उसकी पेन ये है कि अब ना चाहते हुए भी, अगर उसने शौक से किया या फ्रेंड्स के साथ किया, या कोई उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स, फर्स्ट पॉइंट था ट्रॉमेटिक इवेंट्स कुछ हुए थे लाइफ में, शायद आपको पता ही नहीं है, बचपन में उसकी रैगिंग हुई है, या बचपन में उसका कोई अब्यूज हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके मन में छाप बैठी हुई है, जो उसने कभी शेयर ही नहीं किया किसी के साथ। उस ट्रॉमेटिक इवेंट को साथ लेके जी रहा है, वो बोझ वो साथ लेके जी रहा है, और आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो उसकी पेन जब तक हम नहीं समझेंगे, हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, इट इज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स एंड सोशल ट्रिगर्स। सबसे पहला, हमसे पेशेंट बहुत बार पूछते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा है कि मोबाइल यूजेज और कंटैक्ट नंबर कैसे ट्रिगर करता है मोबाइल यूजेज। हम जब रेड स्टैंड देते हैं, सबसे पहली चीज हम मना करते हैं, अभी जाकर के मोबाइल नहीं देना, मोबाइल नहीं पकड़ाना। कोई बताएगा हम क्यों मना करते हैं?
ये ट्रिगर कैसे बन जाता है, कोई एक बंदा बताएगा प्लीज आप में से? हाँ जी प्लीज। कोई भी पुरानी एसोसिएटेड फ्रेंड का कोई कॉल आ जाता है तो वो ट्रिगर बन सकता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है वो, इसीलिए स्टार्टिंग में मना करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को 3 महीने तक फ़ोन नहीं दिया था रेगुलर। जी जिसका भी फ़ोन आता था मैं ही बात करती थी। 3 मंथ्स तक सर के कहने पे मैंने उनको फ़ोन बिल्कुल टच नहीं करने दिया था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बताएं सबके लिए, जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल पे क्या करते हैं? सबके लिए क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, खास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे भी हैं यहाँ पे बीच में, ये बीच वाली बच्ची को दिया जाए प्लीज, शील्ड आंसर मी। हाँ जी बेटा, जब हम सबसे पहले उठते हैं फर्स्ट थिंग, जब मोबाइल पकड़ते हैं हम क्या करते हैं? फर्स्ट, इट्स अ जनरल थिंग, वी आर नॉट जजिंग यू, जनरल। सबसे पहले जब उठते हैं तो जब बड़े होते हैं वो व्हाट्सएप चेक करते हैं कि हमारे मैसेजेस तो नहीं आए, कोई आप फेसबुक चेक। बड़े नहीं, आप अपना बताओ फर्स्ट थिंग। मैं खोल के इंस्टाग्राम या यूट्यूब कई बार खोल लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बताएगा सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं जब हम सुबह उठते हैं? सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास मोबाइल पड़ा है तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? व्हाट्सएप। इंस्टा स्टोरीज, आई चेक इंस्टा स्टोरी। मैं तो सबसे पहले देखती हूँ अभी टाइम तो नहीं हुआ अलार्म बजने का, मिस ना हो जाए कहीं अलार्म। चलो कितना टाइम रह गया, कितनी देर और सो सकते हैं? एनीवेज, ये आपको इसलिए सवाल पूछा गया है कि अनकॉन्शियसली जो जो हम करना चाहते हैं, अनकॉन्शियसली की बात कर रही हूँ मैं, हम मोबाइल पकड़ के हमारे अनकॉन्शियस में जो है हम वो करेंगे सबसे पहले। कुछ लोगों को होता है कि कोई कॉल तो नहीं मिस हो गई, वो कॉल चेक करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि मैंने ऑर्डर करना था, ये कल मुझे रात को डील आ रही थी, आज वाली डील, अब आज भी वही डील चल रही है कि नहीं चल रही? वो हंस रहा है बच्चा साथ में, है ना, कि वो वाली डील चेक करना। शॉपिंग एडिक्शन में ऐसे होता है। कुछ लोग जिनके बिजनेस होते हैं चीजें, वो अपने बिजनेस की चीज देखते हैं कि फटाफट से कोई बिजनेस का मैसेज तो नहीं आया, या फिर हमारे हॉस्पिटल से जैसे हमारा काम चलता है तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, कि वो वाला मैसेज देख लें कि रात को पेशेंट्स ठीक थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो सबसे पहले हम वो करते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में होता है। तो जैसे ही पेशेंट को मोबाइल पकड़ाया जाएगा, वो ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां चले जाएंगी उस नंबर पे जिस नंबर से वो अपनी अल्कोहल, ड्रग्स या कोई भी चीज यूज करता था या लेके आता था। इन द सेम वे अनकॉन्शियसली फटाफट से अगर कोई गैम्बलिंग में था या कुछ था, उसका हाथ वहां चल जाएगा। तो हम मोबाइल यूजेज को मना करते हैं, और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी बीमारी, वो नहीं, उनकी बीमारी इतनी कनिंग और बैफलिंग है कि उन्होंने नंबर्स ना किसी और नाम से सेव किए होते हैं, डीलर्स के नाम से, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के नाम से सेव किए होते हैं। तो इसलिए वो जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना फोन के साथ, फोन हाथ में आया सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट्स लगने हैं हमें अपनी जो भी चीज है अवेलेबल कराने के लिए, इसलिए हम सबसे पहले फोन यूजेज को मना करते हैं। तो हमारा दिमाग एसोसिएशन कुछ स्कीमास बनाता है, मेंटल मैप्स बनाता है। अब ये स्पीकर मेरे लिए एसोसिएशन है कि जब मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ सबको इस हॉल में सुनेगी। उसी तरह मोबाइल के साथ मेरा दिमाग एक एसोसिएशन बनाता है कि मुझे किस पेडलर, किस डीलर, किस फ्रेंड से अपना सामान मंगवाना है। तो ये जो ट्रिगर जो है कि आप अगर फ़ोन देते हैं तो फ़ोन में अगर वो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे डीलर्स, मेरे पेडलर्स के नाम, और अगर सपोज किसी को गैम्बलिंग एडिक्शन है, वो 3 पत्ती मोबाइल पे खिलता था, उसके अंदर से वो वापस अर्ज, वो क्रेविंग आएगी कि एक बार मैं चलो 100 रुपये का ही लगा के देखूं, मैं एक बार अपने डीलर को तो देखूं, ये नंबर उसका है, क्योंकि वो नंबर मोबाइल पे कहाँ एसोसिएटेड है, यहाँ पे। और वो एसोसिएशन, वो मेंटल मैप कहाँ लेके जाता है? डीलर में उसको क्या दिख रहा होता है? उसका अपना सामान, उसका अपना नशा। तो इसका मतलब कि ये जो रेड स्टैंड पहला आपको दिया जाता है कि फ़ोन अभी जाते आपके लव्ड वन को नहीं मिलेगा, उसका रीज़न बीइंग क्योंकि वो फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहे होते, फ़ोन उन्हें वर्त रहा होता है इन द प्रिटेक्स्ट कि वो एसोसिएशन क्या है उस नंबर से, उस फ़ोन से, सिर्फ और सिर्फ डीलर की, पेडलर की, उन दोस्तों की जिनके साथ वो नशा बैठ के करता था या उनसे मंगवाता था।
तो इसलिए पहला ट्रिगर हम उससे कहते हैं कि अभी आपको दूर रखना है अपने लव्ड वन को, दैट इज योर फोन। कि उनको फोन की एक्सेसिबिलिटी अभी जाते अनसुपरवाइज्ड बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस फोन में एसोसिएशन किसकी है, कॉन्टैक्ट नंबर की, और वो कॉन्टैक्ट नंबर किसका है, वो उन्हें पता है कि इससे कब मंगवाना है, कैसे। अभी रिसेंटली हमने देखा है, हमें रोज रोज एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी रिसेंटली कोई पेशेंट गए थे और हमने फ़ोन यूजेज मना किया था, और उन्होंने आके बताया कि एक्चुअली इसको हमने ना, ये इतनी जिद कर रहा था ना, हमने क्या किया, हमने सारे नंबर्स डिलीट कर दिए, हमने वहाँ पे नंबर ही नहीं रहने दिए ताकि वो किसी तक पहुँच सके। बट उसने बड़ी स्मार्टली वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इंस्टा खोला, इंस्टा से नंबर लिया और किसी तरीके से अपने फ्रेंड को कांटेक्ट कर लिया। तो ये है बीमारी का रंग रूप। हाँ ठीक हम है, अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं भी हुए तो इजीली हम कहाँ से नंबर ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे सबके इंस्टा से अकाउंट हो है, गया, फेसबुक से फेसबुक हो गया। इंस्टा हो गया, स्नैपचैट पे कितनी देर लगती है, आई थिंक एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक मैसेज लिखना है कि मैं बाहर आ गया, ठीक है, मेरे घर, बस ये कोड ही इतना भेजना है मेरे घर, और वो आपका सिर्फ एक मैसेज जो स्नैपचैट इंस्टा पे जाता है और उनका सामान आपके घर के आंगन में फेंका हुआ मिलेगा। और फैमिली कई बार कहती है नहीं नहीं, हम तो पूरे सुपरवाइज रखा था, हम तो हर एक मिनट इसके पास थे, हर एक मिनट में इसके पास थे। एक फैमिली ने तो ये बोला कि इसका फोन तो था ही नहीं, इसने वो ना बुआ का लड़का आया था, उसमें पता नहीं इंस्टा पे कोई स्टोरी देख रहे थे दोनों मिलके जो स्टोरी देख रहे थे, वो बुआ का बेटा छोटा था, तो हमारी बीमारी ने कैसे उसको चकमा दिया और उसमें से नंबर निकाल लिया और फटाफट से कांटेक्ट कर लिया। मैं यहाँ तो आपको शेयर करती हूँ, इयर्स बैक यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, हमारे पेशेंट की एंगेजमेंट थी, तो उसको यहाँ से 4 घंटे की छुट्टी लेके जाना था अपने फियांसी और अपने इन लॉज को मिलने के लिए, उनको नहीं पता था कि वो ट्रीटमेंट करा रहा है। तो एज पर दैट कि जब पेशेंट वापस आया तो उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। अब फैमिली बोले 4 घंटे हम तो घर पे भी नहीं गए, हम उनको होटल में ही मिले, हमने लंच किया और लंच करके हम इनको वापस ले आए। चलिए, अब टेस्ट तो हमारे सामने था, ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, हमने अपने पेशेंट से पूछा कि बताइए सर ये कहाँ से चला, मतलब क्योंकि फैमिली तो परेशान थी और एविडेंस कुछ और कह रहा था। शाम को पेशेंट बोला कि मैम जब मैं गाड़ी में ही बैठा तो मैंने मम्मी के फ़ोन से फेसबुक पे मैसेज डाला अपने फ्रेंड को कि मैं दिस ABC होटल में लंच पे हूँ, तो वॉशरूम में, तो कहता मेरा सामान वॉशरूम में पहले ही मेरे फ्रेंड ने रखा था। अब फैमिली को देखिए वो कितनी कॉन्फिडेंट कि हमारे साथ गया, लंच किया, हमारे साथ ही वापस आया, मैम हम कहीं रुके ही नहीं, हमारे सामने सब था। अब वो सामान कहाँ से आया, मदर के फ़ोन से, फेसबुक से मैसेज किया फ्रेंड को कि ABC होटल में मैं इतने बजे पहुँच रहा हूँ, 4 घंटे वहीं पे हूँगा, तो तू जुगाड़ कर ले, और जुगाड़ हो गया। ये है एक फ़ोन की ताकत, ये है फ़ोन एक जो ट्रिगर बनता है पेशेंट को वापस उस रिकवरी की गाड़ी से, वैगन से उतारने के लिए। तो ये बड़े सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस हम आगे जब शेयर करेंगे, जो इंस्टा पे रील्स आती हैं, जो सॉन्ग्स आते हैं। हमारे एक पेशेंट ने बोला कि मुझे सिर्फ फ़ोन मिला 15 मिनट के लिए, और जब मैंने वो एक रील देखी नशे वाली वीड की, मेरे अंदर भयंकर क्रेविंग्स शुरू हो गई। और 2 दिन तक वो पेशेंट डिस्टर्ब रहे। आई थिंक लेट नाइट उनकी मम्मा की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने पेशेंट से बात की, मैंने कहा क्या हुआ आपको बताओ। देन ही एक्सप्लेन, हमारे ना, आप सबने नोटिस किया होगा, AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब आप एक रील देखते हैं किसी तरह की, उसी तरह की रील्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर अगर आप कुकिंग की देखेंगे तो कुकिंग की आनी शुरू हो जाएगी, अगर आप किसी शॉपिंग की देखेंगे तो शॉपिंग की आनी शुरू हो जाएगी, आपने किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को देखा है तो वैसे से सॉन्ग्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, और वो पेशेंट 1 साल से बिल्कुल ठीक चल रहा है, 1 साल हो गया उसको, इतना तगड़ा है देखो फोन यूजेज हमारा। तो उसको अभी भी अपना फोन अलाउड नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली इज वेरी मच इनटू प्रोग्राम, वो सारे सेशंस भी अटेंड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो उसने शायद मामा के फोन पे ही रील देखी और उस पे वीड का रील आ गया, उसके बाद एक और आई, 2 और आई, 3 और आई, वो लगातार वो जो रील्स देख, उसको बस
यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है साइट। साइट मतलब देखने से भी, हम किसी को देखते भी है ना कोई नशा करते हुए, तब भी हमें इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स आते हैं, क्रेविंग्स जाग जाती हैं। अब मैंने तो बोल दिया उनके लिए बहुत अनप्लेजेंट है अपना नशा छोड़ना, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी नशे ने सुकून दिया होता है। जब जब उनको, हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होता, उनके अंदर एंजाइटी टॉलरेंस नहीं होती, उनके अंदर ये नहीं होता कि अगर मेरा मूड खराब है तो मैं अपने आप ठीक कर लूं या किसी से बात करके ठीक कर लूं। उनको एक ही चीज आती है, उनको एक ही तरीका आता है, वो है क्विक फिक्स, नशा करना। मैं अपना थोड़ा सा नशा कर लूं और मैं रिलैक्स हो जाऊं। और उस पेशेंट ने इतनी ब्यूटीफुली शेयर किया कि मैम ऐसे हो गया। मैं कहा फिर करना क्या चाहिए था? कहता पहली रील देख के ही बंद करके मम्मा को मिल लेना चाहिए था जाके, वो मेरे से देखेगी 3-4, अब वो इतनी हावी हो गई है ना मैम, अब मैं आंखें भी बंद करता हूँ तो मुझे वीड ही वीड नजर आ रही है। तो एक, सिर्फ एक फोन यूजेज और एक साइट से हमारा साइकोसिस भी जाग सकता है, पता है, हमारे वो सारे सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। फिर उसको मेडिसिन एसओएस बताई, उसको उसकी फैमिली को बोला ऐसे डाइवर्ट करें, ऐसे करें, फिर जाके 2 दिन बाद जाके वो रिलैक्स हुआ पेशेंट। उसको कितनी टेक्निक्स हमने बताई, फिर उनको बोला कि आप पहले ले आओ ताकि हम पहले सेशन करके मैनेज कर सकते। तो विविड एक्सपीरियंसेस हमारे ना, हमारे पेशेंट्स ही हमें बताते हैं। वन ऑफ माय पेशेंट्स सेड कि मैम वो नमस्ते लंदन मूवी आई थी, जहाँ पे वो कैटरीना और अक्षय कुमार वो कहीं गए एंड दे हैड दैट शॉट्स। कहता मैम मैं तो अपनी शादी में हनीमून के बारे में सोच रहा था, मेरे को तो वो सीन लगा कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे शॉट्स लूंगा। अब आप देखिए, सिर्फ वो मूवी का सीन आई थिंक वो 10-15 सेकेंड्स का होगा, बट वो कितना पोटेंशियली आपके अंदर हलचल ले आता है कि हाय मैं भी अपने हनीमून पे जाऊंगा तो मैं भी अपनी वाइफ के साथ एक तो शॉट ऐसे लूंगा। अनदर पेशेंट ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि क्योंकि वो अल्कोहलिज्म में है, उनके लिए अभी उनके फ्रेंड सर्कल में जाना अभी हमने एक रेड स्टैंड है। तो ही सेड कि मैम दिवाली पे पार्टीज हुई, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं गया, बट जब मैंने इंस्टा में नेक्स्ट डे अपने वो 7 कपल किटी मेंबर्स की जब मैंने वो फोटोज देखी, स्टोरीज देखी, मेरे अंदर एक हलचल शुरू हो गई, मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, मेरे अंदर एक सेल्फ पिटी आ गई, मेरा वो गुस्सा निकलना शुरू हो गया कि ये लोग तो सारे इंजॉय कर रहे हैं, मैं कितने फंस गया। अब आप देखो कि वो पार्टी पे गए भी नहीं, बट सिर्फ इंस्टाग्राम की वो सिर्फ स्टोरी देख के कि दोस्त रात को चिल कर रहे थे, दिवाली पार्टी कर रहे थे, और मैं घर पे बेचारा, मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई, तो सारा इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। वो किस में बदल गया? विक्टिम मेंटालिटी, कि वो सब मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बीमार हो गई। तो इसीलिए जब हम फ़ोन करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि फ़ोन देने में हमें क्यों रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रील्स हैं, जो स्टोरीज हैं, 10% क्रेविंग्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जो आप कंटेंट देखते हो, सुनते हो, अपने अंदर डालते हो, उस तरह से आपका सोचने समझने का लेवल भी वैसे बन जाता है। अब मैं देख ही वही गाने रही हूँ जहाँ पे हथियार हैं, जहाँ पे दोस्त हैं, जहाँ पे सिर्फ जंकी प्राइड है, जहाँ पे सिर्फ पीना है, तो मेरा दिल तो करेगा, क्योंकि वो क्या बन गया, मेरे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन गया जो मुझे खूब इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसीलिए कुछ गाने हम, स्पेशली हमारे पेशेंट कनाडा का था, वो ट्रक ड्राइविंग करते थे, तो हमने उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई क्योंकि उनका पर्टिकुलर एक सेट ऑफ यॉनर था, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे और साथ में वो गाने सुनते थे। अब एसोसिएशन बन गई, वो स्कीमा सेट हो गया पीने के साथ, जैसे पीनट्स का एक एसोसिएशन होता है, अब उनका ट्रक ड्राइविंग के साथ क्या सेट हो गया, एक पर्टिकुलर गानों का, जिनमें सिर्फ वो पीने वाले गाने हैं। तो उन्हें हमें बोला कि जब आप वापस जाएंगे काम पे और अपना वापस ड्राइविंग करेंगे, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट अपनी नहीं लगाएंगे। और उनके वाइफ एक्टिवली उनके साथ उस ट्रक ड्राइविंग में साथ ड्यूटी पे जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ट्रिगर हो जाएगा, अकेले जाएंगे तो भी ट्रिगर है, क्योंकि जगह जगह पे लिकर शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, तो वो उन ट्रिगर से बचने के लिए वो प्लेसेस से, वो जगहों से अब वो उनको साथ में एकम्पनी कर रही हैं। ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। एनवायरमेंटल एंड सोशल ट्रिगर्स में मोबाइल यूज, साइट, सॉन्ग्स, पार्टीज, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया लाइक रील्स, एसोसिएटिंग ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड प्लेसेस। अब हम क्यों मना करते हैं कि पुराने दोस्तों के पास नहीं जाना, इसको अकेले नहीं जाने देना, गाड़ी की चाबी नहीं देनी।
जैसे फोन यूज होता है ना, वैसे गाड़ी की चाबी मिली नहीं तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? अपने फ्रेंड्स के पास। वो वाले एरिया पे पहुंचेंगे, उस पर्टिकुलर शॉप पे पहुंचेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरी गाड़ी ना कहीं 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 और जाना होता है ना, तो मोस्टली जब मेरे मम्मा साथ में होते थे या मेरा बेटा साथ में होता है, तो कई बार जाना मैंने कहीं और होता है, वो गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाती है। तो मुझे कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? मेरे को जाना तो उधर था, ये इधर वाले मोड़ पे मुड़ गए। ये सब कॉन्शियसली कुछ चीजें चल रही होती हैं। जो वर्ड एसोसिएशन की बात की हुई है ना, तो जो यादें जुड़ी हुई है ना हमारे मरीजों की, हमारे लव्ड वंस की अपनी एडिक्शन के साथ, वो इतनी सुहानी और इतनी स्ट्रॉन्ग यादें हैं ना कि उसको ब्रेक करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी जैसे बात कर रहे हैं कि देख करके, अब अभी हमारे पेशेंट फॉलोअप में एक और आए हैं, वो अब ऑलमोस्ट 1.25 साल से आ रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 डे के लिए आता है। और जब वो आया तो मैंने उनको बोला, मैं कही आप ना ठीक नहीं लग रहे, कुछ आपके एक्सप्रेशंस नहीं ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसने शेयर नहीं किया, फर्स्ट डे बिल्कुल शेयर नहीं किया, बस इतना बोला कि मुझे ना क्रेविंग हो रही है, ये सिगरेट्स की बीच बीच में क्रेविंग हो रही है। और फिर नेक्स्ट डे मैं बैठी उनके साथ, सेशन लिया और काफी देर बैठे रहे। मैं कहा मुझे बताओ क्या चीज है, क्या चीज इतनी परेशान कर रही है कि आपके ये एक्सप्रेशन पे आ रहा है इस तरीके से? नहीं नहीं मैम, आपको तो ऐसे ही लगता रहता है, आप सबको ना बस शक करने की आदत हो गई है आपको, तो अब हम ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो फिर भी बताओ। देन ही एक्सप्लेन कि क्योंकि अब 1.25 साल हो गया था, तो फैमिली एक वेडिंग पे ले गई थी और वेडिंग पे फैमिली बिल्कुल साथ साथ थी, बट बीच में 15 मिनट का टाइम मिला, जबकि वो अपने दूसरे किसी चाचा जी, कोई कजन चाचा जी है, वो उनको साथ ले गए और कहीं बैठे और उनके सामने किसी ने अल्कोहल पी। कहता है वो जब से मैंने वो उनको पीते देखा है ना, तब से ना पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है ये चीजें। वो कहता है देखने से, अब वो मैंने उससे बात की, मैं कहा फिर तुझे क्या लग रहा है? कहता बस मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी तो बोर ही हो गई है, मेरी जिंदगी तो रंगीन ही नहीं रही है, अब सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, मतलब अब मैं कभी नहीं ले सकता मैम? उसने मुझसे सवाल किया कि मेरा जो एक्चुअली ड्रग ऑफ चॉइस था वो तो हीरोइन था, अब वो अल्कोहल पी रहे थे तो मैं इतनी सी अल्कोहल भी नहीं पी सकता, बियर भी नहीं पी सकता। देन वी हैड अ लॉन्ग सेशन ऑन दिस कि हम नहीं ले सकते क्योंकि हम उसके लिए बने ही नहीं है। ये जो मैंने बीच में बोला था, आपको बताया था कि ये बहुत ही अनप्लेजेंट है हमारे पेशेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मैं अल्कोहल भी नहीं ले सकता, बियर भी नहीं ले सकता, मैं कॉफी भी नहीं ज्यादा यूज कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता। उनके लिए ना ये एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, और ये एक्सेप्ट करने में भी कई बार बहुत टाइम लग जाता है। हमें कई बार पूछती हैं फैमिली मेंबर्स कितनी देर लगेगी, और कितना टाइम लगेगा? 6 महीने ते हो चले है, साल ते हो चले है। ठीक है, ਜਿਹੜੀ बहुत प्रॉब्लम ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ठीक हो गई हैं, पर ਇਹ वालियां ना हल्ले भी हैगी हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो फाइट चल रही है अंदर से, उसमें आप एज अ फैमिली कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आप एज अ फैमिली कैसे। अब अगर घर में दादाजी हैं और वो पीते हैं कभी कभी, और पेशेंट को वो साइट नजर आ जाती है कि दादाजी तो पी रहे हैं, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेगा? अगर हमें कई बारी फैमिलीज ये भी बोलती हैं ਇਹਦੇ सामने नहीं जी पींदे ਅਸੀਂ, जे कभी पीनी भी होती है ना बाहरों एक पैग ला लईदा है। आपको बताएं हमारे पेशेंट्स इतने स्मार्ट है ना, उनको आपने अंदर घुसना है तो आपसे जो वो स्मेल आनी है ना अल्कोहल की, उनको उसी से ट्रिगर हो जाना है, उनको उसी से पता लग जाना है। सिगरेट की स्मेल आनी है, उनको उसी से ट्रिगर हो जाना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे ट्रिगर्स हैं, और जब हम आगे बात करेंगे रिलैप्स प्रिवेंशन की डिटेल में, तो हमने कैसे उन ट्रिगर्स पे हमने बीइंग फैमिलीज काम करना है। ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो पहला फिजिकल ट्रिगर हैगा बॉडी पेन। तो बड़े साडे क्लाइंट्स हैगे है जिन्हां ने नशा करना शुरू किया बिकॉज ऑफ सम इंजरी या उन्हां दा कोई एक्सीडेंट होया तो डॉक्टर्स ने उन्हां नूं कोई पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए या इंजैक्शनस प्रिस्क्राइब किए तो वो उन्हां दे ही आदी हो गए। उन्हां नूं समझ ही नहीं आई कि असी पेन नूं हैंडल किवें करना है। बॉडी पेन इन्नी ज़्यादा उन्हां लई अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो बिना किसी दवाई दे या इंजैक्शन दे उस बॉडी पेन नू फेस ही नहीं कर सकते। नैक्सट इज स्लीप। स्लीप का एक बहुत मेजर एक इशू हैगा है कि एक तो असी बहुत बोलते हैं कि हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हो रही या मैनू रिलैक्सिंग नींद नहीं आ रही, मैनू बहुत ज़्यादा स्ट्रैस हैगा तो मेरी नींद आन च मैनू प्रॉब्लम है या नींद मेरी विच उखड़ती है, इसलिए मैं नशे की वरतों करदा। तो वो ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਲੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होंदी है, उन्होंने होंदा है कि असी उही दवाइयां वापस लईए, सानू ये जिहड़ियां दवाइयां ने इन्हां नाल उन्नी गूढ़ी या उन्नी वधिया नींद नहीं आ रही, क्योंकि साडी डिपेंडेंसी जिहड़ी है उन्हां नींद दीयां गोलियां उत्ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट कि भुख घट गई है, भुख घट गई है कि हाँ मतलब साडा जदों असी नशा करते सी सानू खुराक भी ज़्यादा चाहिए होंदी सीगी, असी बहुत ज़्यादा तेजी दे विच भी सीगे, उदों सानू बहुत ज़्यादा खाने की लोड़ पैंदी सी, असी सब कुछ हुण जदों असी नशा छड्डिया है तो साडी जिहड़ी है भुख भी घट गई है, तो इसलिए जो कि है कि मैनू नशे की बहुत ज़्यादा लोड़ महसूस हो रही है। एक्सीडेंट, हार्मोनल चेंजेस ते फटीक कि एक्सीडेंट जिवें मैं शुरू च ही ये गल कीती सीगी कि कोई भी इंजरी या एक्सीडेंट होंदा है सो उहदे नाल जेहड़ियां भी उन्हां दी एसोसीएशन हुंदी है, क्योंकि असी बॉडी पेन या एक्सीडेंट कोई भी फिजिकल स्ट्रैस नूं हैंडल करन दे बिल्कुल केपेबल ही नहीं रह जाते कि कोई भी शरीरिक तौर पर सानू तंगी आती है तो सब तो पहला मैनू की चाहिए नशा। एंगजाइटी हो रही है, कुछ भी इमोशनल या कुछ फिजिकल सानू कुछ हो रहा है तो मेरी डिपेंडेंस, क्योंकि सबसटांस अब्यूज़ या डिपेंडेंस का मतलब ही ये है कि कोई भी चीज़ मैं अपने आप नाल हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं कोई भी चीज़ आपे बर्दाश्त करने दे योग नहीं आ, मैनू एक बाहर दी शै दा एक यूज़ चाहिए है, मैनू एक नशा चाहिए है जिहदे उत्ते मैं डिपेंडेंट आ कोई भी अपनी स्टेट नू जो डिसकंफर्ट है उन्होंने मैनेज करने वास्ते। अभी मैम ने ट्रिगर्स की बात की है। हमारा ना अभी एक पेशेंट था और वो भी फॉलोअप्स में आ रहा है आजकल, तो मेरे पास आया कहना मैम ना बड़ी तोड़ लगी है, बड़ी तोड़ लगी है। मैं क्या की मतलब तोड़ लगी है, किथे की हुंदा पिया है? मेरे ना बैक से बड़ी पेन हुंदी पई है, प्लीज मैनू बड़ी तोड़ लगी हुई है, मेडिसिन दे दो फटाफट कोई। मैंने इसको बिठाया, बात की, कब ये जो बैक पे चोट लगी वो कब लगी थी? कहना 3 साल पहले। मैं क्या अच्छा दर्द तेन आज होंदी पई है, एक ही मतलब, मैंने समझ नहीं आई, मैंने समझाया थोड़ा सा। तो वो कहता कि मैम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मेरी दादी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, सर्दियां 'ਚ सारियां दर्दां बाहर आ जाती है। मैंने इसको बताया, समझाया, बिठाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पेशेंट को अगर बुखार हो गया ना और बुखार में उसकी टांगें दर्द हो रही हैं या उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग है, उसने कहना है मुझे तो तोड़ ही लग रही है, मुझे तो क्रेविंग ही आ रही है, मुझे फटाफट से कोई दवाई स्ट्रॉन्ग वाली ला के दो या मुझे इंजेक्शन लगवा दो स्ट्रॉन्ग वाला ताकि मैं ठीक हो सकूं। क्योंकि उनके लिए फिजिकली कुछ भी डिस्कम्फर्ट आया, अगर ट्रेमर्स भी आए, दर्दें भी हुई, कुछ भी हुआ, उनको लगना है ये मेरी क्रेविंग है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएशन है ना, वो दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे क्रेविंग्स होती हैं। आप सबके लिए क्लियर कर दें, जो एक्चुअल क्रेविंग्स होती हैं मिनिमम 7 to 15 डेज रहती हैं। इसीलिए हम इनिशियल ट्रीटमेंट जो हमारा होता है हम हॉस्पिटल में करते हैं। वो वाले इनिशियल फेज में जब आपने ड्रग यूज किया है कोई
या अल्कोहल आप ले रहे थे इतने सालों से, जब उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, उसमें अगर आप ये कहते हैं कि आपको विथड्रॉल्स आ रहे हैं, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, तो वो एक्चुअल क्रेविंग्स हैं जिसमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट है कुछ भी, उसमें उल्टियाँ भी आ सकती है, नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, पेट खराब भी हो सकता है, दर्दें भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमारा लव्ड वन अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कह रहा है कि मेरे को दर्दें हो रही हैं तो क्रेविंग हो रही है, तो हम समझेंगे इसको पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स कहते हैं। पा मतलब पंजा, जैसे डॉग का पंजा होता है ना, PAW पा, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स का मतलब है कि मेरी यादें इतनी जुड़ी हुई हैं, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैंने यही कहना है कि मुझे तोड़ लगी हुई है। तो इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें टोटली। सुननी है बात। जैसे मेरे पेशेंट ने आके मुझे बोला कि 3 साल पहले चोट लगी थी, मैंने उसको ये नहीं किया कि मैंने बात ही नहीं सुनी उसकी, उसको वैलिडेट ही नहीं किया, उसको वैलिडेट करके उसके पास बैठे और उसको एक लॉजिकल आंसर दिया कि ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि चलो सर्दियों में तुम्हें फील ज्यादा होता है, पर फील ज्यादा क्यों होता है पहले इसको समझो। फील ज्यादा इसलिए होता है कि तुम्हारा पेन का थ्रेशोल्ड चेंज हो गया। अब तुम्हें जो पहले दर्द महसूस होती थी जब तुम नशा करते थे, तब तुम्हें दर्द फील ही नहीं होती थी। अब जब नशा नहीं है अंदर, तो दर्द का थ्रेशोल्ड अगर 50% था, अब 100% हो गया, तुम्हें ज्यादा हो रही है, तुम्हारी टॉलरेंस कम हो गई है, बर्दाश्त करने की तुम्हारी कैपेसिटी कम हो गई है, लेकिन फील करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसके लिए हम सेफ मेडिकेशंस करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हम बेटर हो सके। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी ये कॉजेज है, जैसे नींद का है, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। अभी एपिटाइट की मैम ने बात की, तो आप में से कईयों ने नोटिस किया होगा, हमारे लव्ड वंस, हमारे पेशेंट मीठा बहुत खाते हैं। किस किस का पेशेंट मीठा बहुत खाता रहे भाई? ठीक है, अब मीठा खा के हम क्या करते हैं? मीठे से क्या होता है? मीठा खा के एकदम से शुगर का जो इनटेक गया, उससे ब्रेन में एकदम से इतना रश आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देर के लिए थोड़ा अच्छा फील होने लग पड़ा, लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे बॉडी को वो नहीं मिले। जो चीजें बॉडी को और जानी चाहिए थी, प्रोटीन्स हो गई या बाकी चीजें, वो नहीं मिली। लेकिन हमने जो मीठा लिया, वो मीठा इसलिए लिया कहीं ना कहीं, जब हम मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस की बात करते हैं ना, कि कॉफी हो गई, रेड बुल हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गया, ये सारे मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस है, तो मीठा भी हमारा मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है। हम अपने मूड को अच्छा करने के लिए मीठा यूज करते हैं, कुछ देर के लिए थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा फील होता है। हमारा एक पेशेंट है, तो यहाँ पे कई बार ना फैमिलीज हमें, स्टाफ को कोई ना कोई डिब्बा दे जाते थे। वो जितनी देर हमारे पास रहा ना यहाँ पे स्टे में, जैसे कोई डिब्बा अंदर एंटर होना, उसने आ जाना, मैम मिठाई आई है, एक दे दो, एक। तो उसको कहते क्या होएगा इससे, बस आप देखो तो सही। तो इनिशियली जब उसने फर्स्ट टाइम मांगा, तो हमने उसको एक दे दी। उसने जब वो खाई ना, एंड आई कांट टेल यू उसके एक्सप्रेशन, ओ मैम, आंखें इतना बंद कर ली उसने। आंखें बंद करके, और वो जो मीठे को एंजॉय कर रहा था। कहता मैम आपको पता नहीं है कितना मजा आता है। मैं कहा आज के बाद तुझे मीठा नहीं मिलना, आज के बाद। पर उसको जैसे ही डिब्बा अंदर आता था, उसको पता लग जाता था, और मैं गाज को कहती थी ये डिब्बा बाहर ले जाओ, अब नहीं देना। अभी उसको डायबिटीज नहीं थी, शुगर नहीं थी उसको, बट वो मीठे से वो इतना यूफोरिक फील कर रहा था ना, कि हमने देखा एक्चुअली उसको करते हुए। और ये रियल फैक्ट है, हमारे लव्ड वंस इतना मीठा इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाला प्लेजर लेना चाहते हैं, वो किक लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा मजा आता है उस चीज में भी। तो जिस चीज में मजा आ रहा है वो हमारी एडिक्शन बन गई है, ये समझ लें हम। और मीठा इसलिए हम बंद करते हैं, जब हमसे पेशेंट्स पूछते हैं लो आपने कोल्ड ड्रिंक भी बंद कर दी, अब आपने कोक भी बंद कर दी, ये क्या बात हुई? अब कोक में कैफीन है कहीं ना कहीं, और एक कोक में इतनी कैलोरीज चली गई है, इतनी शुगर इनटेक चली गई है, उसने शुगर रश कर दिया ब्रेन में, तो वो कहीं ना कहीं हमें मजा दे रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो थकावट होती है, जो फैटीग फीलिंग आती है बाद में शाम तक, क्यों? क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, हमने अपना पेट भर लिया, या हमने उस टाइम पे अपनी वो वाली साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर लिया मिठाई खा के या कोल्ड ड्रिंक पी के, तो बाद में एकदम से ऐसे मूड डाउन जाना है।
फिजिकली भी हम डाउन जाएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने रेगुलेट कैसे करना है. एंड इंटरेस्टिंगली हम अपने पेशेंट्स को जब छुट्टी होती है तो फैमिली को समझाते हैं जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को मील्स दिए जाते हैं ना, वैसे आपने हमारे पेशेंट को मील्स देने हैं. पेट भर के सुबह 4-5 परांठे नहीं खिला देने, दोपहर को थाली भर के आपने लंच नहीं दे देना. आपने हर 2 घंटे बाद छोटा मील देना है ताकि वो मील डाइजेस्ट भी होए और उसकी क्रेविंग्स को भी ठीक रखे. अपनी क्रेविंग्स को, जितने भी पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं, हम जब उनको बोलते हैं कि क्रेविंग का टाइम कौन सा है सबसे ज्यादा, वो कहते हैं 5 बजे. तो हम कहते हैं 4:30 पेट भर के खाना खा लो. आगे से कहते ला मैडम फिर थोड़ी पीती जानी है, फिर तो ਅਸੀਂ पी नहीं सकते. एक ही गाल करती. मैं कहा फिर जब आपको पता है कि आप पेट भर लोगे तो आपका दिल नहीं करेगा अल्कोहल लेने के लिए. ऐसी बाकी ड्रग्स भी हैं, ऐसी बाकी चीजें भी हैं. इवन कूल लिप की क्रेविंग में भी, सिगरेट की क्रेविंग में भी अगर आप छोटा सा कुछ खा लोगे आपको वो क्रेविंग नहीं होगी. बट वी डोंट हैव टू यूज शुगर. वो हमारी फूड एडिक्शन बन जाएगी. फिर हमें शुगर का सब्सटेंस नहीं लेना उसके लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट इज इमोशनल ट्रिगर्स. इसमें ना हमने लिखा है पॉजिटिव इमोशन एज वेल एज नेगेटिव इमोशन. पॉजिटिव इमोशंस में है एक्साइटमेंट, इलेशन, प्रमोशन, मैरिज, स्पेशल डे, ओवर कॉन्फिडेंस. अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, पॉजिटिव इमोशन में कैसे बंदा नशा कर लेता है. आपको बताते हैं कि हमारे एक पेशेंट हैं और वो क्या करते हैं कि जब उनका टारगेट अचीव होता था ना कोई, वो बिल्कुल नशा नहीं करते थे, 3-3 महीने सोबर रहते थे, पर वो बहुत इंटेलिजेंट थे. अपना बिजनेस, उनके फादर कहते थे एडे वर्गा बिजनेस कोई नहीं कर सकता, ही इज द बेस्ट पर्सन. और इसने हमारे बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है. लेकिन जैसे ही वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते थे वो पीना शुरू हो जाते थे. उनको लगता था अब मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है. तो हमने फैमिली को बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन इनको आपने टारगेट नहीं देना. अब इनको छोटे मोटे काम देने हैं बिजनेस के, ये वाले जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं देने. क्योंकि वो उनका इम्पोर्टेंट काम जब पूरा होता था तो उन्होंने अपने ब्रेन को कंडीशन किया हुआ था कि अब मैं पी सकता हूँ, और उसकी वजह से उनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती थी. ये जो टास्क कंप्लीट होते हैं, कुछ स्पेशल डेज होते हैं. इवन आपने कई बारी नोटिस किया होगा पास्ट में अपने पेशेंट्स के साथ कि जब कोई प्रमोशन होती है तब हम पी लेते हैं. आज लोहड़ी है, चलो आज हमें नशा करने दो. आज कोई त्योहार है, आज करने दो. चलो इतनी देर मैंने नहीं की, साल हो गया है, अब तो बहन की शादी है या भाई की शादी है, वहां पे तो थोड़ा सा बनता ही है ना. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले फैमिली फिर हमारे लव्ड वन. हमारे लिए नहीं बना है नशा. हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन दोनों ही नशे को अब पचा नहीं रहा, क्योंकि ये एक बीमारी बन गई हुई है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये पॉजिटिव इमोशन में है वो है ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है. और पेशेंट हमारा जादूगर है. आपको बता दें, जितना कन्विंस आपका पेशेंट आपको कर सकता है ना, उतना कन्विंस आपको आपके कभी टीचर ने भी नहीं किया होगा पढ़ने के लिए या किसी और चीज के लिए. इतनी कन्विंसिंग पावर होती है हमारे लव्ड वंस में, हमारे पेशेंट्स में. वो इतना सुंदर कन्विंस करते हैं और फिर वो कुछ ऐसे आपको चीजें करके बताएंगे कि देखो अब 6 महीने हो गए हैं ना, अब आपने ट्रीटिंग टीम की बात बहुत सुन ली है, अब तो मेरी थोड़ी सी तो सुन लो. अब मुझे ये मोड़ तक तो जाने दो, यहाँ तक तो चाबी दे दो, अब कोई बात नहीं. अब आपके कहने पे मैंने इतने फॉलोअप्स लगा लिए हैं, अब मैंने आपके कहने पे इतनी दवाई खा ली है, अब मेरे कहने पे इतना सा कुछ कर लो. और वो ओवर कॉन्फिडेंस, देखो मैं कोई लड़ता हूँ आपके साथ, देखो मैं पहले वाला तो नहीं ना रहा. अब तो मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, हर बात प्यार से करता हूँ. अब आप मेरी ये छोटी सी बात मान लो. वो जो छोटी सी इल्तिजा होएगी ना, उनकी छोटी सी बात होएगी, वो हमें लेके जाएगी रिलैप्स की तरफ. वो हमारा ट्रिगर होएगा, ये समझना जरूरी है. तो कोई भी आपका पेशेंट आपसे कुछ भी बात करता है, यू हैव अ बिग टीम, आप हमसे डिस्कस करें. हम आपको बताएंगे कि इसमें हाँ करनी है, इसमें ना करनी है. कहीं ना बीइंग फैमिली मेंबर्स हमें भी ना नहीं करनी आती. हम ना नहीं कर पाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे. जब हम वो ना करनी सीख लेंगे ना, तब हमारे लिए बेटर हो जाएगा और हम ये रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं.
नेगेटिव इमोशंस? तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो है ना वो है इमोशनल डिसरेगुलेशन। जो हम इमोशनल ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन का मतलब है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता। जिਵੇਂ पखे का रेगुलेटर होता है ना जैसे उसका, तो हम रेगुलेट करते हैं। अगर रेगुलेटर खराब हो जाए या तो बिल्कुल स्पीड पे चलेगा पंखा या बिल्कुल ठप बंद ही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, उसको बोलते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन। जैसे मैम ने पॉजिटिव इमोशंस की बात की है कि वो भी उनको संभालने नहीं आते, वो एज अ ट्रिगर उनके लिए एक रोल प्ले करते हैं। वैसे ही कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, बोर्डम और क्लैशेस। अब नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो नॉर्मल सबको आते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो रेगुलेट ठीक से नहीं किए गए तो इट विल प्ले एज अ ट्रिगर, कि हमारा मन करेगा कि हाँ इस इमोशन को मैं नम कर लूँ, कि दिमाग मैं कितनी मेरी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैम घर पे ना थोड़ी अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है ऐसे, तो मैनू स्ट्रेस मैनू चाहिदा नहीं है, मैनू डिप्रेशन होंदा है वो सारिया गल्लां सुन के, ते मैं अपना नशा करके ते मैं सुन करना चाहना अपने आप नू कि मैं वो फेस नहीं कर सकता। अब क्या है कि थ्रेशोल्ड की बात हो रही है कि थ्रेशोल्ड हमारा इतना ही कम हो गया कि हमने शुरू से क्या किया है कि जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, जब भी कोई हमें मुश्किल आती है किसी भी इमोशन को फेस करने के लिए, हम फटाफट नशे में अपना रिजॉर्ट ढूंढते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अब घर पे जैसे कोई बात ही होगी, सपोज करो सारी फैमिली बैठी है, ट्रीटमेंट करा के पेशेंट गया है और आपने सरसरी ये सिंपल सी बात बोल दी कि हाँ भाई आज तुम ज़्यादा सो रहे हो, या तुम्हारी आंखें लाल लग रही हैं, आज तुम बड़ी देर लगा के आए हो बाहर, ठीक है। सो ये क्या है कि उसको गुस्सा चढ़ गया। अब गुस्सा उसको मैनेज करना नहीं आ रहा, तो उसको ट्रिगर तुसी ते हुणे भी शक करदे हो, उसको फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट कि हाँ तुसी ते हमेशा ही मेरे ते शक करदे हो। अब वो क्या है कि अगर उन्होंने स्किल्स नहीं सीखी अपने ट्रिगर्स को मैनेज करने की, तो वो क्या होएगा, क्योंकि रेगुलेटर तो हमारा खराब है, तो एक ऐसी बात कोई भी घर पे हो गई जो हमसे नहीं संभाली गई या हमसे नहीं बर्दाश्त हुई, और हमारे नेगेटिव इमोशंस तो सारी सीमा पार कर जाएंगे। तो ये थे कुछ ट्रिगर्स जो कि हमने आज आपके साथ किए हैं कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, सिचुएशंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रिलैप्स की तरफ हमें लेके जाते हैं। अगर हम इन्हीं ट्रिगर्स का ध्यान रख लें तो बहुत हद तक हम रिलैप्स को रोक सकते हैं। किसी ने कोई इतनी जो बात हमने समझाई है उसमें से कुछ पूछना हो या अपनी डिस्कशन करनी हो या कुछ रिलेट किया हो कि हाँ ऐसे ही होता है, एनीबडी हु वांट्स टू रिलेट? क्योंकि सिर्फ पेशेंट्स के साथ नहीं ट्रिगर होता, फैमिली के अपने भी ट्रिगर्स होते हैं, है ना, कि फैमिली भी ट्रिगर हो जाती है, फैमिली के भी सारे बिहेवियर वापस आ जाएंगे कि मैम हम काउंसलिंग जब तक सुनते हैं सब ठीक है ना, थोड़ी देर पेशेंट जब तक ठीक रहा, हमारे भी इमोशन सेटल्ड रहे, हम भी ठीक रहे, पर इसने ये बात करी ना तो मेरे भी इमोशंस एकदम से ट्रिगर कर गए, या ये चीज़ ने मुझे भी ट्रिगर कर दिया। किसी ने अगर मेरे से बात की, किसी रिश्तेदार ने, जी साडा मुंडा ते बाहर वीज़ा लग गया, ब्याह हो गया, ये चीज़ मैनू ट्रिगर कर गई, मैं बड़ी उदास हुई उदों। तो तुसी मतलब कोई चीज़ ऐसी फैमिली हमसे शेयर करना चाहे कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती हैं? मैम आप शेयर करोगे कुछ कभी लाइफ में ट्रिगर हुआ है? मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर ना फैमिली में था कि मैं अपनी मदर इन लॉ से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी ढंग से। तो जब वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था तो वो उसका असर पेशेंट पे भी पड़ता था। उसका गुस्सा ट्रिगर हो जाता था, उसकी एग्रेशन इतनी हो जाती थी। उस चीज़ पे मैंने काम किया है। आज मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हूँ, नो भी बोल देती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो वो उनकी रिकवरी पे भी उसका जो है पॉजिटिव असर हुआ है। तो अपने ट्रिगर्स पे भी काम करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपने पहले अपने हस्बैंड के ट्रिगर को समझा, राइट? हाँ, हस्बैंड। कि जब घर में कोई क्लेश होगा, एनवायरमेंटल क्यू कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस आएगा, तो उनके रिलैप्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपने वो वाला एनवायरमेंटल क्यू पकड़ा कि घर में कौन सी ऐसी चीज है, एंड देन यू हैव वर्कड ऑन इट, राइट? वेरी गुड। एनीबडी एल्स कोई जो शेयर करना चाहता है? जी मैम, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड।
मीठा खाने वाली जो आपने बात करी, हम तो पेशेंट नहीं है बट आपके आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही मुझे पता लग गया था, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो स्पेशली जब बैठ के ये मैंने अभी रिलेट किया, जब ज़्यादा सोचो कि बीमारी के बारे में, पेशेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, रात को बैठ के बहुत क्रेविंग्स होती है और मैंने बहुत चॉकलेट्स खाई हैं। शायद वो डाइवर्जन थी मेरी कि मैं करती थी वो, बट वो आइडेंटिफाई होने लग गया कि एक्चुअली हम भी मीठा, मतलब स्पेशली माई केस, माई एक्सपीरियंस, इसके लिए मीठा खा के डाइवर्ट करते हैं माइंड अपना। बिल्कुल बिल्कुल होता है, वही बात है। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप बीमार हो, वी आर नॉट सेइंग दिस, वी आर सेइंग कि हम ये चाहते हैं कि हमारे लव्ड वन में चेंज आ जाए। तो क्या कभी हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन की है कि हमारे अंदर कौन से चेंज आएंगे कि उनको ट्रिगर ना मिले? हो सकता है कि हमारा बीइंग फैमिली मेंबर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई बिहेवियर या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारा लव्ड वन इरिटेट हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं 1 मिनट टॉक की, तो कहीं ना बीइंग फैमिली मेंबर हमें होता है कि डिटेल में बात की जाए। अब इस प्रॉब्लम आ गई है ना ये, तो इसकी जड़ में चले जाओ, अब इसको पूरा खत्म करके ही छोड़ो तभी करना है, नहीं, हमें उसको वहीं पे कई बारी छोड़ देना होता है एंड वेट करनी होती है कि ये तो नहीं है कि ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। और फिर से दोबारा कमिंग टू द नेक्स्ट सेम पॉइंट टाइम एंड अगेन, आज हमने बहुत बारी बात की है, अगर हमने समझ लिया ना अपने पेशेंट को, उसकी बीमारी को, आपका लव्ड वन डिफरेंट है भाई, आपका हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन आपने उसको एज अ पेशेंट ट्रीट करना है। और उस पेशेंट में ये 5 चीजें आपने नोटिफाई करनी है, नोटिस करनी है कि इन एडिशन टू एडिक्शन ये 5 चीजें और कौन सी हैं जिस पे हमें वर्क करना है। ये 5 चीजें और कौन सी हैं जिसके लिए हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। अब बहुत बारी फैमिलीज हमें ना कई बारी 6 मंथ्स बाद भी बोलती हैं, भाई ये नहीं बोलता, ये तो बुद्धि हो गया है, ये तो बात ही नहीं कर रहा। हमने अपने पेशेंट को कई बारी एडिक्शन में हंसते खेलते नाचते कूदते देखा है। हमने देखा है कि हमारा पेशेंट हमेशा सबसे पहला होता था शादियों में जाके डांस करने वाला और एंजॉय करने वाला और सबको हंसाने वाला। आज वो वैसा नहीं रहा। तो उसको ग्रेसफुली एक्सपेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट कि अब वो एज ए स्पेक्टेटर है, जैसे आप स्पेक्टेटर हो। पहले उसके अंदर सब्सटेंस जाता था कई बार, और सब्सटेंस के कारण उसके अंदर इलेशन आ जाती थी, उसके कारण वो इतनी बातें करता था, उसके कारण वो इतना ज्यादा एंजॉय कर पाता था। अब हम हमेशा बात करते हैं हर एक चीज को 4 to 6 में रखना है। हमने अपनी, अगर हम शादी पे गए हैं, हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हम 4 to 6 में हैं कि ऊपर नीचे चले गए हैं। अगर 4 से नीचे चले गए तब भी अलार्मिंग है, और 6 से ऊपर चलेंगे तब भी अलार्मिंग है। एंड फैमिली विल बी द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हुई है। फैमिली को सबसे पहले पता लगता है हमारे लव्ड वन के बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में, और उसके लिए हम अगर इमीडिएटली कंटैक्ट करेंगे और इमीडिएटली हेल्प सीख करेंगे तो फिर वो रिलैप्सेस नहीं होंगे, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ जी, किसी ने और कुछ बात करनी हो कुछ? जी सर। मैम स्मोकिंग ते कूलिप ये ट्रिगर है या फिर लैप्स है? स्मोकिंग और कूल लिप जो है उसकी रेजर्वेशन है हमारे पेशेंट की। मैंने देखो 3 बार ये बात बोली है कि हमारे लव्ड वन के लिए नशा छोड़ना बहुत ही अनप्लेजेंट है, उसको अच्छा नहीं लग रहा नशा छोड़ना। तो इसका मतलब है हमारे पेशेंट, और ये पेशेंट जिस दिन ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बना हुआ। अभी हमने कितने सारे सर्कमस्टेंसेस बताए हैं, सिचुएशन बताई हैं जिसमें हमारे लव्ड वन को लगता है कि बाहर सारे इंजॉय करते पे तो मैं इंजॉय नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, जेड़ी मैं जिंदगी इंजॉय करता सी इन्होंने मेरा सब कुछ बंद कराता है। तो कई बार हमारा जो पेशेंट है, हमारा लव्ड वन है, ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे लिए कूल लिप और सिगरेट भी नहीं बने हुए। वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप से एक झूठ बोल रहा है, ये डिनाइल का ही पार्ट है। वो अपने आप से एक झूठ बोल रहा है, मैं बड़े नशे तो नहीं कर रहा ना, मैंने तो ये बस एक बार ही सिगरेट ही पी थी, मैंने एक बार ही कूल लिप ही लिया था। 100% ये हमारी रेजर्वेशन है और ये हमारे रिलैप्स का ही पार्ट है, और ये गेटवे ऑफ ड्रग्स होती है हमेशा। पहले हम छोटी से शुरू करते हैं, और जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी है ना अभी,
ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमें ले डूबता है कि अगर मैंने नशा छोड़ दिया, मुझे 1 साल हो गया है या 1.5 साल हो गया है, पर मैंने इतना कंट्रोल किया हुआ है कि मैं कूल लिप या सिगरेट भी कभी कभी पीता हूँ, रोज नहीं लेता, इसका मतलब मेरे बस में है अपने आप को मैनेज करना। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। कहाँ है हमारी गलत फहमी? वो पीछे पानी पी रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी जो है ना, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मैं कभी कभी लूंगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है और ये रिलैप्स की तरफ ही जाएगा। और कई वैसे भी बारी ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਬਣਨਾ। हाँ, मैं आपको बोल दिया ना, क्योंकि उसने देखो सर, उसने ये रिजर्वेशन रखी हुई है कि ये छोटी ड्रग है, ये बड़ी ड्रग है। इसका मतलब है उसकी डिनाइल अभी ये है कि मैंने बड़े नशे छोड़ दिए, ये तो कोई तंग नहीं करता मुझे। ये मान लेना, ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बना हुआ, इट इज वेरी अनप्लेजेंट फॉर देम। और जिस दिन ये उनको समझ आ जाएगी, उस दिन हमारी रियल रिकवरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप भी उसी में लगे हुए हो, हम भी उसी में लगे हुए हैं। जिस दिन ये हमारे लव्ड वंस को पता लग जाएगा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है कि मेरी जिंदगी अब नशों के बिना ही ठीक रहेगी। अगर ये सोचेंगे कि सिगरेट भी ले लूंगा, कूल लिप भी ले लूंगा, मैं ठीक भी रह जाऊंगा, मैं लाइफ भी अपनी मैनेजेबल कर सकता हूँ, तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो अपने आप को बोल रहे हैं। ये डिनाइल है, टोटल डिनाइल है। हाँ जी, साथ बनने तो पहले पिंदे है, देखे कभी? ऐसे नहीं। ये स्टेटमेंट, जिसका मतलब अगर हम अपने आप को दे रहे हैं तो हमने रिजर्वेशन रखी हुई है। वो रिजर्वेशन जिस दिन बंद करेंगे उस दिन रिकवरी आएगी। और एक स्टेटमेंट आपको हर बार ही बोलते हैं, रिकवरी वो है जिसमें फैमिली को अपने पेशेंट से बात करने में डर लगना बंद हो जाए, वो है रिकवरी, वो है सोबेरिटी। अगर अभी भी 6 महीने साल बाद भी फैमिली को डर लग रहा है अपने पेशेंट से बात करने में, इसका मतलब बीमारी है, अभी भी बीमारी गई नहीं है। फिर इसको और टाइम चाहिए। और कोई सवाल? ओके जी। हाँ जी, किसी और ने कुछ पूछना है? ठीक है जी, आज का सेशन हम एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमने